हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्वांटम फिजिक्स एवं मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत जनरल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा या एटम के विभिन्न सेल में इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरे जाएंगे, उनके क्या रोल है, उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग क्वांटम नंबर्स भी समझेंगे और कौन सा क्वांटम नंबर से क्या फिजिकल सिग्निफिकेंट होता है ये भी समझेंगे। वैसे जिन लोगों ने इसके पहले की 3 वीडियो पढ़ चुके हैं उनको ये वीडियो आज मुश्किल नहीं लगेगा। यदि नहीं पढ़ा हो तो उन्हें भी एक नज़र मार लेना चाहिए। वैसे मेरा प्रयास है कि हम इस वीडियो को इंडिपेंडेंटली समझने लायक बनाएं। चलो ठीक है, सीधे टॉपिक पर पहुंचते हैं। ये देखो, हाँ, जो बोर मॉडल था, है ना, बोर मॉडल और क्वांटम मॉडल में थोड़ा सा फर्क था है। क्या है, देखो, ये स्ट्रक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एक नंबर, दूसरा है 2 नंबर, ठीक है ना। तो ये जो बोर का मॉडल है 1 नंबर है। बोर मॉडल के अंदर 1 नंबर जो है वो बोर मॉडल दिखा रहा है। इसमें ये बता रहे हैं कि इसमें सेल्स है n = 1, n = 2, n = 3 पर सेल्स है, ठीक है ना। और ये जो सेल्स हैं n = 2 में देखो सिर्फ एक ही सेल दिख रही है ना। इसमें ये नहीं पता है, इसमें ये नहीं मालूम है कि कितने तरह के इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल हैं, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल हैं, इससे ये पता लगता नहीं। हालांकि बोर ने एक पोस्टुलेट बनाया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज 2n², है ना। बोर का ये पोस्टुलेट सही है, लेकिन इस इसको देखने से ये लगता है कि सारे के सारे 2n² के जो इलेक्ट्रॉन हैं बिल्कुल एक ही जैसे हैं, है ना। लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो लोग अध्ययन कर रहे थे उन्होंने रिसर्च की और उसमें देखा कि जो n = 2 पर विशेष रूप से जो तुम्हारा बामर लाइन आई, जो बामर लाइन है ना, n = 2 पर टर्मिनेट हो रही है, मान लो ऐसे लिया, तो ये बामर लाइन की जो ये सिंगल ट्रांजिशन लाइन है ना, उस लाइन को एक तरह से सिंगल लाइन होना चाहिए। लेकिन जो स्पेक्ट्रम आया था, ठीक है ना, उस स्पेक्ट्रम को जब रेजोल्यूशन बढ़ाया गया, तो ये जो लाइन है, मान लो ये 1 नंबर की लाइन है, वो फाइन छोटी छोटी कई फाइन लाइनों में विभक्त हो गई। इसका मतलब कि इसके जो n है, n = 2 लेवल, वो सिर्फ सिंगल लेवल नहीं है ना, बल्कि इसमें भी फाइन डिवीजन है जो हम सीधे तरह से नहीं देख सकते। इसको कहते हैं फाइन स्पेक्ट्रम, है ना, फाइन स्पेक्ट्रम है ना। फाइन स्पेक्ट्रम का मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारी सिंगल लाइन जो मोटे तौर पर दिखती है वो सिंगल लाइन ना होकर के वो मल्टीपल है। और वो मल्टीप्लिसिटी क्यों आई, तो बोर उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बता पाया। उसकी वजह यह है कि जो n = 2 के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, सारे के सारे एनर्जी उनकी समान है। बोर मॉडल सब बता ही रहा है। बोर मॉडल ने एनर्जी क्या बताई, एनर्जी = En 13.6/n², ये बताए थे ना। ये एनर्जी n के ऊपर निर्भर थी। रेडियस के बारे में भी कुछ बोला था, रेडियस में भी बोला था कि ये जो रेडियस है Rn,
वो R0 जो 0.529 है ना इंटू n स्क्वायर होते हैं, n स्क्वायर बाई जेड, और इसका भी जेड स्क्वायर होगा ना ये। तो ये जो तुम्हारा बोर मॉडल कुछ है। बोर मॉडल की सबसे अच्छी बात क्या है कि बोर मॉडल बहुत ही सिंपल मॉडल है ना, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई भी आसानी से समझ सकता है वो मॉडल क्या है। लेकिन अब मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल हमारे पास ये क्वांटम मॉडल है ना, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, और जिसमें पिछली वीडियो में तुमने देखा है कि किस तरह से एनर्जी लेवल है मैकेनिकल मॉडल, देखो ठीक है ना, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ये 2 नंबर है। यहाँ पर क्या बता क्या रहा है, इसमें ये बता रहा है कि जो 1s है, 1 है क्वांटम नंबर 1, ये जो पहली कक्षा है n नंबर n = 1 की सेल, वो सिर्फ एक ही है, ठीक है। लेकिन n = 2 में देखो लाल लाइन से 2 ऑर्बिटल, 2 लाइनें दिखाई गई हैं, 2 सर्किल दिखाए गए है ना, ये सर्किल बहुत ही पास पास है ना, और उनकी एनर्जी लेवल भी अलग अलग है। तो एक वाले को ये 2s का सर्किल है, दूसरा 2p है, क्या है 2p लेवल है, ओके। n = 3 में भी देखो, इसमें 3 तरह के सेल्स हैं, एक 3s की सेल है, एक 2p का सेल है, नहीं 3p का और 3d का। इसी तरह 4 में भी s p d f 4 तरह के सेल आएंगे, ठीक है ना। तो एटॉमिक मॉडल ये जो क्वांटम मैकेनिक्स ने जो इस तरह से डिसाइड किया कि जो n = 2 में 2 तरह के ऑर्बिट्स हैं है ना, और उनकी एनर्जी लेवल थोड़ी थोड़ी अंतर है, बहुत बारीक अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है ना, लेकिन थोड़ा सा अंतर तो है ही, जिसकी वजह से जैसे मान लो यहाँ से ट्रांजिशन आएगा, तो ये ट्रांजिशन ये आया और एक ही आया, तो दोनों लाइनें बहुत ही पास पास होंगी, नॉर्मली वो डिटेक्ट नहीं होंगी, एक दूसरे से अलग नहीं पता लगेगा। लेकिन जब इसको बहुत हाई रिजोल्यूशन वाले स्पेक्ट्रोस्कोप से देखोगे तो ये जो है 2 लाइनों में बट जाएगी, ठीक है। यही बात ये देखो 3 पर जो ट्रांजिशन आएगा है ना किसी ऊपर वाले से, तो ये 3 लाइनों में बच जाएगा, तो तीनों बहुत ही पास पास हो जाएंगे। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल वो फाइन स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या करता है। इसके साथ साथ एक और चीज़ होती है जीमैन इफेक्ट। जीमैन इफेक्ट है ना, जीमैन इफेक्ट में बहुत इसमें सीरियस नहीं हो, बस नाम जानो। जीमैन इफेक्ट क्या है, इस एटम को यदि हम मैग्नेट के अंदर रख दें तो ये जो तुम्हारे ना 2p के ऑर्बिटल 3 दिख रहा है, एक ही दिख रही है, ये 3 अलग अलग ऑर्बिटल में डिवाइड हो जाएंगे है ना, और मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो ये 3 नए सेल और बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इसको कहते हैं जीमैन इफेक्ट, और ये जीमैन इफेक्ट किसकी वजह से होता है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वजह से होता है। तो हम लोग अभी देखते हैं कि ये क्वांटम नंबर्स क्या है। हाँ, आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सा और एक चीज़ समझ लेते हैं। देखो जो हाइड्रोजन वेव फंक्शन हम लोगों ने सॉल्व किया, तो देख क्या बात हुई थी, फॉर हाइड्रोजन वेव फंक्शन वेव इक्वेशन है ना, में जो एनर्जी आई थी वो कितनी आई थी, 13.6 रहते हैं ना, नहीं 13.6 है ना, बटा n², ये एनर्जी है। और ये
हाइड्रोजन के लिए ये एनर्जी आती थी, है ना। और ये जो एनर्जी लेवल है En इज solely dependent upon quantum number n। डिपेंडेंट बोल रहे हैं, डिपेंडेंट ऑन n, केवल n पर निर्भर है ना, और किसी पर नहीं है। लेकिन ये बात जो है बहुत ही सिंप्लीफाइड है। वजह क्या है, हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो इसके चारों ओर घूमता है, ठीक है ना। लेकिन यदि रियल एटम में जाओगे, रियल एटम विथ मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसका जो पोटेंशियल फंक्शन होगा ना, पोटेंशियल फंक्शन बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मान लो केवल हीलियम के लिए बात करते हैं, ये इसका 1 नंबर का इलेक्ट्रॉन है R1 पे है, दूसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन है ये R2 पे है, ठीक है ना। और R1 R2 के बीच में R12 की दूरी पे है ना। तो इसका पोटेंशियल फंक्शन जो होगा, अब आप बता सकते हो, देखो E स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर E स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 माइनस E स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2, ठीक, और प्लस E स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 R12, ठीक है ना। इसमें देखो एक नया ये फंक्शन आ गया, ये देखो ढेर सारे पोटेंशियल फंक्शन कॉम्प्लेक्स हो गया। और हाइड्रोजन एटम जो है में ये नए इतने सारे टर्म नहीं आते थे। अब श्रोडिंगर इक्वेशन रियल एटम का, नॉर्मल कॉम्प्लेक्स एटम का, जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन इसके जो पोटेंशियल फंक्शन होता है ना, उसकी वजह से ये एनर्जी लेवल जो होती है En जो होती है, केवल अकेले E जो है केवल n का फंक्शन नहीं रहती, ये एंगुलर क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर का भी फंक्शन हो जाती है ना। और उसकी वजह से जो तुम्हारी एनर्जी है ना, कि S की एनर्जी, P की एनर्जी और D की एनर्जी सभी बराबर नहीं होती, बल्कि S की कम होगी, P की, उसी सेल की P की थोड़ी ज़्यादा होगी, D की उससे भी ज़्यादा, F से ज़्यादा हो जाएगी। तो एनर्जी जो होती है ये एंगुलर क्वांटम नंबर, ये मैं क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर L पर भी निर्भर करने लगती है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा अंतर रहता है। और दूसरी बात, ऑर्बिटल के में जो एनर्जी लेवल होते हैं, जैसे मान लो किसी nth लेवल की बात कर रहे हैं, तो इसमें पहला एनर्जी लेवल होगा, देखो एनर्जी लेवल S वाला होगा, NS का होगा, है ना। दूसरा एनर्जी लेवल होगा NP का हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर। फिर ये अगला एनर्जी लेवल होगा ND का होगा, और फिर अगला होगा NF का। ये सारे एनर्जी लेवल बहुत पास पास हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा अंतर है। और इस अंतर की वजह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जब इनको रियल एटम में इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट तुम भरने जाओगे, करने जाओगे, तो तुम्हें पता लगेगा कि उनमें काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करते हुए अब एनर्जी लेवल डायग्राम, पहले ये समझ, एनर्जी लेवल डायग्राम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम लोग क्वांटम नंबर समझते हैं। क्या क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर्स क्या है भाई? क्वांटम नंबर्स 4 तरह के होते हैं। एक n है, l है, m है ना, और s है, स्प्रिंग, ये स्पिन क्वांटम नंबर। और चारों मिल करके चारों का टपल बनता है। और एक टपल जो होता है एक वेव फंक्शन बताता है, एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है।
तो फिर कुल मिलाकर क्वांटम नंबर के बारे में हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि दीज आर एड्रेस, है ना, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन in the orbitals in the atom। किसी एटम में जो ऑर्बिटल है उनके एड्रेस है ना, उसमें ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसका एड्रेस है। या वो कुछ पूछो तो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस न हो करके उसमें जो वैकेंसी रहती है जो ऑर्बिटल है उसका एड्रेस है ना। एड्रेस ऑफ ऑर्बिटल से कहो तो ज़्यादा अच्छा है ना। दिस इज द एड्रेस ऑफ द ऑर्बिटल्स इन द एटम, है ना। और ये ऑर्बिटल्स क्या है? ऑर्बिट से ऑर्बिटल बना है। ऑर्बिटल क्यों बना है बताने की जरूरत पड़ी कि ऑर्बिट तो ठीक है, एक ऑर्बिट से समझ में है, लेकिन ऑर्बिटल ये बता रहा है कि ऑर्बिट में जो सेल्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो उसमें इलेक्ट्रॉनों के रहने के लिए जो वेव फंक्शंस हैं सारे एक जैसे नहीं हैं बल्कि अलग अलग है, और उनको ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है ना। तो अब देखो, ये पहला बात हो गई क्या, क्वांटम नंबर की डिफिनीशन जो शास्त्रीय डिफिनीशन है, टेक्निकल डिफिनीशन है, वो ये है कि एड्रेस ऑफ ऑर्बिटल इन द एटम। ठीक है, चलो भाई, अब होते कितने होते हैं? पहला क्वांटम नंबर होता है एन मैंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको एन से डिफाइन करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। इतने से काम चल जाना चाहिए। क्यू नंबर हमने कर दिया, क्वांटम नंबर बेसिकली यही है, इसको हम क्यू एन कर देते हैं, है ना। ये शार्ट में तो वही क्यू एन समझना। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? दिस रिप्रेजेंट बेसिकली ये एड्रेस ऑफ सेल है। एन क्या है? ये सेल एड्रेस है, ठीक है ना। तो सेल बताइए मेजॉरिटी, तो इस सेल में क्या क्या चीज़ें आएगी? देखो, ये दूरी आएगी, कितनी दूरी पे है? तो ये आएगा R0 जो हाइड्रोजन है, N²/Z, इतनी दूरी। मोटे तौर पर ये समझना, यही काम आएगा। ये जो फार्मूला है ना, इसी का उपयोग करेंगे, बाकी क्वांटम मैकेनिकल फार्मूला काम नहीं आएगा, वो है नहीं, उन्होंने बनाया होगा लेकिन उतना सिंपल नहीं है। ये बोर का ही फार्मूला है ना। तो इसमें जो Rn माने एनवी रेडियस कितनी है? Rn क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट नहीं है, हाँ, ऑर्बिट की जो रेडियस है वो कितनी होगी? वो एक बताई पहली। दूसरी चीज़ बताएगी एनर्जी बताएगी। एनर्जी सोलली माने मेनली एनर्जी जो होती है एन पर निर्भर करेगी। तो En, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? -13.6 बाई Z²/N², है ना। ये एनर्जी लेवल, एनर्जी है, मुख्य है, मेनली एनर्जी बता रहे हैं, है ना, इसी के आसपास होगी। हालांकि ये एनर्जी जो होगी वो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जो अभी आप देखेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, उससे भी गवर्न होती है। ठीक है ना। तो ये मिल गया ना। तो ये मुख्य रूप से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये दो ही काम से रिप्रेजेंट होता है ना। सेल कौन से सेल में है? सेल एड्रेस है, दूसरा रेडियस बताया, और तीसरा उसकी एनर्जी बताई। ठीक है ना। और इनके ऊपर डिपेंडेंट कोई और चीज़ होगी तो बताएगा। ठीक है, अगली क्वांटम नंबर देखते हैं। अगली दूसरे क्वांटम नंबर होता है एल, इसको बोलते हैं एजीमुथल
एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर है ना, ये इसका काम क्या है? इसका असली काम है नंबर 1, जो शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स, है ना। ये एजीमुथल क्वांटम नंबर तुमने जान लिया है ना, कि 0 1 इसका वैल्यू होगी 0 तो इसको एस कहेंगे, यदि 1 वैल्यू होगी तो पी ऑर्बिटल कहेंगे, 2 होगी तो डी कहेंगे, और 3 होगी तो एफ कहेंगे, है ना। 4 होगी तो जी कहेंगे, हालांकि ये एग्जिस्ट नहीं करता, नेचर में कभी दिखता नहीं। 5 है तो एफ जी एच, है ना। इस तरह से ऑर्बिटल है ऑर्बिटल है, लेकिन ये ऑर्बिटल कभी यूज होते नहीं हो, तो इसलिए हमें इन 4 से ही काम चल जाएगा। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल दिया, है ना। दूसरी बात, क्या है भाई? शिफ्ट, तो ये शेप ऑफ ऑर्बिटल, तो आप जानते हो एस कैसे, एस का शेप कैसा होगा, पी का कैसा होगा, डी का कैसा होगा, एफ का होगा। ये शेप हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये पहला काम तो ये होगा। दूसरा ये बताता है एंगुलर मोमेंटम, है ना, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो होता है, यदि एल इस पर है तो एंगुलर मोमेंटम जो होती है एल+1, है ना, रूट इतना इंटू एच क्रॉस। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इतनी होती है। तीसरी चीज़ ये बताता है कि एंगुलर मोमेंटम के साथ देखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो करंट बनती है, और करंट बनती है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी आएगा। ये जो मैग्नेटिक मोमेंट ये एल पर डिपेंड करता है, एंगुलर मोमेंटम पर डिपेंड करता है मैग्नेटिक मोमेंट। ये जो होता है रूट एल+1 बोर मैग्नेटॉन हम लोग किसी वीडियो में पढ़े हैं मैग्नेटिक फील्ड के मामले में, ये यूनिट है, ठीक है ना। इतना बोर मैग्नेटॉन उसकी एंगुलर मोमेंटम। तो एल को देख करके आप शेप बता सकते हो कि स्फेरिकल शेप होगा या डम्बल शेप होगा या किसी और तरह का शेप होगा, है ना। ये एल बताती है। अच्छा, चौथी बात जो है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा, इट आल्सो डिटरमिन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। एनर्जी लेवल कर देते हैं इसको। इसका एनर्जी लेवल कहाँ होगा, वो भी थोड़ा सा इस पर गवर्न होता है। जैसे हमने बताया ना, ई इज फंक्शन ऑफ एल एज वेल एज एन, ठीक है ना। बहुत बारीक रूप से थोड़ा सा ही अंतर होता है, थोड़ा सा ही एनर्जी लेवल को प्रभावित करता है, लेकिन करता है। तो इसलिए तुम्हारे मल्टी सेलेक्ट ऑप्शन में आ जाए ये बात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये मत भूलना। ये चैप्टर जो है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इतने ही पर सवाल बनेंगे कि ऐसे पूछता है कि एल जो है ये मिलता है कितना होगा, या वो जो है किस तरह से प्रभावित करता है, ये पर डिपेंडेंट होती है। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता,
ठीक है ना। तो ये जो है एल जो होता है, आप ये समझ गए क्या क्या मिलता है। अच्छा, अब तीसरे क्वांटम नंबर पर चलते हैं। तीसरा क्वांटम नंबर है, अच्छा हम ये नहीं बता रहे हैं कि इनकी वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि पीछे वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इसको फालतू रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं है कि एल की वैल्यू जो होती है n-1 तक, 0 से n-1 तक होगी, ठीक। और m की वैल्यू कितनी होती है, -l से l तक होती है। तो वो हम यहाँ बता नहीं रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग हाइड्रोजन एटम वाले में इस पर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो अब जो बच गई कैरेक्टरिस्टिक है उसको यहाँ देख रहे हैं। तीसरा, इसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको m कहते हैं, है ना। और इस m से हमें क्या पता लगता है, m जो है m से जो है ये क्या है, इनका काम क्या है, इस डिटरमिन्स ओरिएंटेशन, है ना। it determines orientation of orbital ओरिएंटेशन कहाँ, ओरिएंटेशन इन स्पेस में जो इनका ओरिएंटेशन है ना, वो बताते हैं कि कहाँ है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। ये तुम जानते हो ना, कैसे आप किए तो थे, देखो -l=1 के करस्पॉन्डिंग m की वैल्यू -1 0 1 है ना। तो एक को px कहोगे, तो दूसरे को py कहोगे, एक pz कहोगे, पता नहीं किसको x और y कहेंगे उसमें, क्योंकि सिमेट्री है, सब एक ही जैसे तो है। किसी को x कह लो, किसी को y, किसी को z, लेकिन अब इसमें एक बार x कह दिया तो बाकी चीज़ें अपने आप फिक्स हो जाएंगी। तब ये आप x ऑर्बिटल, y ऑर्बिटल और z ऑर्बिटल का अलग अलग आप ओरिएंटेशन बताना पड़ेगा ना, कि वो जो डंबल की एक्सिस है, x एक्सिस के लॉन्ग है या y एक्सिस के या z एक्सिस के, तो ये ओरिएंटेशन ये बताएगा। दूसरी बात, इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, द इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल जो होते हैं स्प्लिट्स हो जाते हैं, splits in different एनर्जी लेवल, ये काम करता है। और उसमें m जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करता है, लेवल अकॉर्डिंग टू m, ठीक है ना। एक्चुअली देखो, तुम्हारे एंगुलर मोमेंटम मान लो सबका एक है एल का, ये एंगुलर मोमेंटम ये है ना, ये ठीक है, एल क्रॉस एच, एल प्लस 1 ये इंटू एच, ये मैग्नीट्यूड है ना। तो इसका जो एंगल है ना, ये जेड एक्सिस है, ये मैग्नेटिक फील्ड ये बी एक्सिस है ना। तो ये जो एंगल थीटा बनेगा, ये इस तरह से होता है कि इसका जो ये कंपोनेंट होता है cos थीटा, है ना, वो क्या होता है, एम एच क्रॉस हो जाता है। यदि ये m है ना, इसका m, l तो एक ही है, सबका l एक ही है, लेकिन यदि इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m है, तो ये ओरिएंट कहाँ होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड में एम एच क्रॉस प्रोडक्शन, और ये जो cos थीटा बनेगा वो एम एच क्रॉस
बटा एल रूट बाई एच क्रॉस, तो ये कट गया, तो ये जो है एम बाई रूट एल प्लस 1 ये एंगल बनाएगा, है ना। तो जिस ऑर्बिटल का एम इतना है मैग्नेटिक फील्ड में डाल दोगे तो कास थीटा उसका इस एम के ऊपर निर्भर करेगा, है ना, कि वो उसका ओरिएंटेशन ऐसे स्प्लिट हो जाएगी, और साथ ही साथ उसकी एनर्जी भी इसी एम पर निर्भर करेगी। एनर्जी भी फाइन थोड़ा सा जो ये एक्चुअली जो एक सिंगल एनर्जी लेवल था, ये एनर्जी अब ये और ऐसे -1 0 1 में ऐसे स्प्लिट हो जाएगी। मैंने एक सिंगल लेवल जो है 3 एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाएगी। और मैग्नेटिक फील्ड में अब 3 तरह के ट्रांजिशन मिलते हैं, 3 तरह के फाइन स्पेक्ट्रम मिलते हैं, ये जीमैन इफेक्ट कहलाता है। तो जीमैन इफेक्ट की व्याख्या करने में एम जो होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करता है, ठीक है। अब अगला क्वांटम नंबर है ये स्पिन क्वांटम नंबर, है ना। ये स्पिन क्वांटम नंबर, ये स्पिन है, सॉरी स्पिन क्वांटम नंबर ये चौथा है, ठीक है ना। इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का एक इनहेरेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और वो जो है मैग्नेटिक मोमेंट जो है हाफ एच क्रॉस होता है, हाफ एच क्रॉस, है ना। इसका भी ये हाफ एच क्रॉस ये भी है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, एक का स्पिन अप है, इसको अप कहते हैं, तो दूसरे को डाउन कहते हैं। एक का प्लस को हो गया तो दूसरे को माइनस को हो गया, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन का ये स्पिन होता है। एक और क्वांटम नंबर इसको डिराक ने बताया था, किसने, डिराक, एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने श्रोडिंगर इक्वेशन जैसा ही रिलेटिविस्टिक क्वांटम इक्वेशन बनाया था, ठीक है ना। और उसके आधार पर उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि स्पिन आती है, और स्पिन +1 -½ और +½ है ना, ये स्पिन जो होती है इतने ही रहती है, बस 2 ही। और स्पिन का असर होगा कि जो तुम्हारा NLM का जो एक ऑर्बिटल होता है, उस ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे, 2 से ज़्यादा कोई नहीं रहेगा। वजह क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन की 2 स्पिन होगी, या स्पिन अप या स्पिन डाउन, तो इसलिए ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे, क्योंकि एक नियम है कि चारों क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मतलब एक स्टेट जो आएगा ना, क्वांटम स्टेट तुमको मिला वेव फंक्शन, उसमें एक इलेक्ट्रॉन अप रहेगा तो दूसरे की स्पिन डाउन रहेगी, दोनों पेयर रहेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन यदि हैं तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। यदि इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो वो पेयर रूप में, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वांटम नंबर हम लोगों ने देख लिया, 4 तरह के क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर का बस सिर्फ महत्व सिर्फ इतना ही है कि एक ऑर्बिटल में, है ना, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह पाएंगे। अच्छा, ये जो स्पिन, एक सवाल पूछा जाता है कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम का क्लासिकल मैकेनिक में कोई उसका एनालॉग है, कोई उसकी तरह का कोई चीज़ है क्या। देखो, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटा है, ये स्पिन जो एंगुलर मोमेंटा, जैसे एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा समझा, है ना। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो L बताई, वो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ऑर्बिट है, ऑर्बिट की रेडियस है ना, और न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन खुद ही इतनी सी छोटा सा है ना, ये कहाँ घूम रहा है। कोई कहते हैं कि ये जैसे लट्टू घूमता है, जैसे टॉप है, इस तरह से एक टॉप हो, और जो अपनी एक्सिस पर वो घूम रहा है, वो रोटेट कर रहा है ऐसे टॉप,
ऐसे, है ना। तो जैसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है ये टॉप, तो उस तरह से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की तो कोई डायमेंशन नहीं है, इलेक्ट्रॉन वेव है। इसीलिए कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो स्पिन एस है, स्मॉल एस से दर्शाते हैं, है ना, ये एस दर्शाते हैं, ये है ना। ये जो है इसको कहते हैं कि क्लासिकल एनालॉग इसका नहीं है ना। इट हैज नो क्लासिकल एनालॉग ठीक है ना, इसका क्लासिकल एनालॉग नहीं है। एंड इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। जब इलेक्ट्रॉन बना होगा तभी उसी के साथ वो अपने जन्म के साथ ही लेकर आया है। इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। जब इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है ना, जितने भी फर्मी पार्टिकल है वो सारे के साथ हाफ एच क्रॉस इनके जन्मजात, है ना, एंगुलर मोमेंटम इनबिल्ट बनकर आता है। ये करोगे क्या इसका, देखो इसको ऐसा समझें कि मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड रख देते हैं, बी लगा दो, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बी लगा दो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो क्या असर डालेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर, देखो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है ना। तो तुम ये जानते हो कि इसके ऊपर टार्क लगेगा या म्यू डॉट बी डेल्टा बी बाई डेल्टा एक्स फोर्स लगेगा, है ना, या इसके ऊपर टार्क लग जाएगा म्यू क्रॉस बी, ठीक है भाई, आर क्यूब। ये टार्क लगता है ना टाउ, तो क्या इस इलेक्ट्रॉन पर नहीं लगेगा, क्योंकि इसके पास इंट्रिंसिक म्यू है ना। इस इलेक्ट्रॉन के पास इंट्रिंसिक म्यू है, मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट है, लेकिन ये मैग्नेटिक मोमेंट किसी ऑर्बिट में घूमने की वजह से नहीं है, बल्कि इसके पास एक जन्मजात इसका मैग्नेटिक मोमेंट है जो अपने से ही बना हुआ है, इसके जन्म के साथ ही जुड़ा हुआ है, इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है ना। नहीं तो सही अर्थों में आप ये सोचो कि हमने ये पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड में खड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन या नॉट मूविंग चार्ज होगा, मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कितना लगता है, ए बी क्रॉस बी लगता है ना, बी क्रॉस बी फोर्स लगता है, और क्यू, तो ये भी वेलोसिटी पर लगेगा, लेकिन यहाँ तो इलेक्ट्रॉन खड़ा है फिर भी फोर्स लगेगा, फिर भी ये टार्क लगेगा, कुछ इस तरह की बातें होगी। ये फोर्स इतना प्रोमिनेंट न भी हो तो टार्क की तो बात समझी जा सकती है, म्यू क्रॉस बी, ठीक है ना। तो इंट्रिंसिक ये इसका जो स्पिन क्वांटम नंबर है, ये स्पिन क्वांटम नंबर का मैग्नेटिक फील्ड में इंटरेक्शन करना, इलेक्ट्रॉन को इंटरेक्शन करना चाहिए, ये समझ गए आप। क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन की जरूरत में इसका इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मुक्त कर नहीं रहा। इलेक्ट्रॉन मान लो अपने यहाँ बैठा है या मैग्नेटिक फील्ड लगा दो तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर फोर्स नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन बात ये है कि इलेक्ट्रॉन के पास मैग्नेटिक मोमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड इसका मैग्नेटिक मोमेंट इसका अपना इंट्रिंसिक है ना। तो इसको हम कभी ये नहीं कहना कि ये ऑर्बिट में मूव करता है या लट्टू की तरह घूम रहा है उसकी वजह से ये हुआ, क्योंकि लट्टू की तरह घूम भी रहा होगा तो उसका तो डायमेंशन नहीं है, बहुत ही छोटा है,
इलेक्ट्रॉन को कोई क्या बताएगा कि कितना कितना लंबा चौड़ा है, कितना उसकी डायमेंशन है, ठीक है ना। तो इसलिए ये बात आती है और कई बार ये परीक्षाओं में पूछा भी गया है, क्या ये कि ये ऑप्शन सेलेक्ट करो, है ना, बहुत सारे। तो इसके लिए ये कहा जाता है इट हैज नो क्लासिकल एनालॉग, इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये प्रोटॉन के साथ भी यही है, न्यूट्रॉन के साथ भी है ना। न्यूट्रॉन के पास भी मैग्नेटिक मोमेंट है और ये प्रोटॉन के पास भी है, ठीक है ना। तो ये इस तरह के पार्ट की स्पिन एंगुलर मोमेंटम हम लोग समझ गए आगे। तो अब देखो हम लोगों ने अब एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा समझ लेते हैं। अब हम लोग थोड़ा एनर्जी लेवल समझते हैं। एनर्जी लेवल जब एक्चुअल इलेक्ट्रॉन भरने जाओगे एटम के अंदर, तो फिर एनर्जी लेवल हमें ये जानना होगा। ये समरी है बेसिकली क्वांटम नंबर का, जो क्वांटम नंबर तुम्हारे एनसीईआरटी में दी गई है, हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा इस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है ना। इसके सिंबल एन तो ठीक है, एन क्या है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये एल है एजीमुथल क्वांटम नंबर, है ना। और ये तीसरा है एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। इसको यहाँ एमएस दिया हुआ है, तुम्हारे किताब में शायद एमएस होगा, यह स्पिन के लिए एस भी कहते हैं, ठीक है ना। जो भी क्वांटम नंबर होगा ऐसे उसको ये देख लें, बस किताब में एनसीईआरटी में क्या लिखा है। तो ये चार क्वांटम नंबर है और इनके काम समराइज किया है हम लोगों ने, थोड़ा ज़्यादा प्रॉपर्टी इसमें डिस्कस किया है। तो जो डिस्कस किया है उसको ठीक से समझ लो, नोट बना लो। आगे हम लोग इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल का अपना समायोजन देखते हैं। देखो ये एनर्जी लेवल जो होगी, ये हम लोग देख लेते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम ये इसकी बात करते हैं। देखो सबसे ग्राउंड लेवल में n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 है, 1 में सिर्फ एक ऑर्बिटल है, क्या है, और उसका नाम है 1s। क्या ऑर्बिटल है, सिर्फ 1 ऑर्बिटल है, इसमें अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगला लेवल देखो n इक्वल टू 1, ठीक है ना। अगला लेवल है n इक्वल टू 2 का देखो, n इक्वल टू 2 में ये एक एनर्जी लेवल तो ये है 2s का, है ना। इससे थोड़ा सा ऊपर ये 3p ऑर्बिटल है, 3p ऑर्बिटल है, लेकिन ये ऊपर है, ठीक है ना। 3 बराबर ये क्या है 2p ऑर्बिटल है, 3, लेकिन ये 3 है, एक नहीं है। इसमें जो 2s में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन 2p ऑर्बिटल 3 है, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे तीसरे नंबर पर पहुंच, तीसरे नंबर पे ये देखो ये 3s है ऑर्बिटल, ठीक। इससे थोड़ा सा ऊपर ये 3p है ना, उनकी एनर्जी थोड़ी सी ऊपर है 3p, और इससे थोड़ा सा ऊपर 3d है। ये है 3d, ठीक है ना।
3 डी है, लेकिन इसमें 5 ऑर्बिटल है। 1 2 3 4 5, हाँ 5 ऑर्बिटल है। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा ऊपर जाओ। अब हम लोग फोर्थ लेवल पर आ गए। फोर्थ लेवल में इशू क्या है, ये जो 4s ऑर्बिटल है ना, ये 3d से नीचे है। 4s ऑर्बिटल जो है ये 3d से नीचे है, और उसके बाद 4p है, 4p है, फिर 4d है, थोड़ा सा ऊपर है, फोर डी, इसका नाम है 4d, है ना। और इसके ऊपर थोड़ा सा है, ये 7 कमरों का, 1 2 3 4 5 6, ये है F, है ना, F 4F, ठीक है ना। अब कुल मिलाकर आप ये सोच सकते हो कि एस ऑर्बिटल, जब इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन आप भरना शुरू करोगे, ठीक है ना, तो उसमें हमें एक नियम है कि जो सबसे कम एनर्जी का ऑर्बिटल है वो सबसे पहले भरता है ना। सबसे कम एनर्जी वाला जो ऑर्बिटल है वो सबसे पहले भरता है। तो ये इस चीज को आपावर रूल कहते हैं। लेकिन ये द ऑर्बिटल with lower energy fills first. Energy get filled first. बस ये जनरल रूल है। तो इसमें देखो, पहले सबसे पहले किसी को इलेक्ट्रॉन भरना होगा, पहले तो 1s में जाएगा। लेकिन इसमें कितने लोग जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। फिर अगले इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, 3s में जाएगा, 3p में जाएगा, 3d में जाने के पहले 4s में पहुंच जाएगा, है ना। इस डायग्राम को और बढ़िया बनाने के लिए ये याद करके रखना, और इसके बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा। 1s ऐसे लिखो, फिर 2s, 2s, ठीक है ना। यहाँ लिख दिया हमने 2p, ठीक है। ये 3s, 3p, 3d, ठीक है, बराबर लिखते जाओ। 4s, 4p, 4d, ठीक है ना। 5s, 5p, 5d, 5f, ठीक। 6s, 6d, 6p है, 6d, 6f, ठीक है ना। अब देखो, अब एक जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ वैसे करना। ये ऐसे तिरछी लाइन, फिर इसी के पैरेलल एक दूसरी लाइन, ये ऐसे, फिर ये 2 ऐसे, फिर तीसरी ऐसे आएगी, फिर ये ऐसे, उसके बाद ये ऑर्बिटल बनेंगे, फिर ये आएगा, ये ऐसे। ये 6 में ही 6 क्वांटम नंबर में ही, 6 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में ही सब काम हो जाता है। अब इसके आगे कोई एटम बचता नहीं, है ना। हमारे पास पूरे नेचर में 119 के आसपास हमारे पास एटम है, तो वो सारे एटम इतने ही में 6 पीरियड में आ जाते हैं, ठीक है ना। इतने ही पीरियड के साथ वो आपकी पीरियोडिक टेबल है। तो देखो, इसमें हम बता क्या रहे हैं कि ये जो तीर है ना, तीर की पूंछ जो है हायर एनर्जी लेवल बता रही है, और तीर की नोक जो है एनर्जी लेवल की जा रही है ना।
तो सबसे पहले 1s भरेगा, दूसरी बार फिर 2s भरेगा, फिर ये तिरिया खत्म हो गई, फिर यहाँ पीछे जाओ तो उसके बाद 2p भरेगा, फिर 3s भरेगा, है ना। 3s तो ठीक है। अब देखो ये सामान्य नियम के आधार पर भर रहा है, लेकिन जब अगला 3p भर गया तो 3p के बाद 3d भरना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 3d ऑर्बिटल जो है 4s ऑर्बिटल से ऊपर है, एनर्जी के मामले में ऊपर है, इसलिए 4s पहले भरता है, फिर 3d भरता है, ठीक है ना। ये क्रम यहाँ पर ये क्रम टूट रहा है, इसको भरने के पहले आगे वाला ऑर्बिटल भर जाता है ना, अगले क्वांटम नंबर का ऑर्बिटल भर जाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला ये नहीं होगा। उसी तरह से ये आगे फिर वो नियम वैसे ही है। फिर उसके बाद जब 4p भरा तो 4d होना चाहिए, 4d भरने के बजाय 5s भर जाता है, ठीक है ना। यहाँ नियम टूटा है कि लोअर एनर्जी वाला पहले, क्योंकि इससे बड़े नियम आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये डायग्राम कैसे बनता है, इसको खींच करके इसमें मास्टरी हासिल कर लो, क्योंकि इसी के आधार पर आप बना पाओगे, ठीक है ना। 5p 4s, ठीक है ना। लेकिन जब 5p भरा तो आपका 5d भरना चाहिए, 5d भरने के पहले 4s भर जाता है। इसी तरह से 4d में 4f नहीं आता, 4f भी होगा क्या, 4f तो होता है, ये देखो 4f यहाँ आ गया, है ना। ये जो 4f ऑर्बिटल है, देखो यहाँ ये नियम टूट रहा है। 4f ऑर्बिटल भरने के पहले 5p भर जाता है, ठीक है ना। 5p भर जाता है और 6s भर जाता है, फिर 4f का नंबर आता है। ये रूल, ये नियम आपको लागू रहेगा, ठीक है। तो अब एक्चुअल हम एटम में चलते हैं। अब अगले टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में एटम में किस तरह से भरते हैं और उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा एटम का, ठीक है ना। सबसे पहला एटम लेते हैं हम लोग, ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की क्या हालत है, हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास, ठीक है ना। तो देखो हाइड्रोजन की ये 1s ऑर्बिटल है ना, 1s ऑर्बिटल किसके, हाइड्रोजन का है। तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है और एक 1s में चला गया। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगा, ठीक है ना। अब दूसरा ले लो, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, ये देखो उसके भी ये 1s है ऑर्बिटल। इस ऑर्बिटल में पहला इलेक्ट्रॉन भी चलो 1s में भर गया, लेकिन दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो 1s में जाएगा कि ये 2p में जाएगा या 2s में जाएगा, बोलो। ये 2s है यहाँ पर, अब आगे 2p 2p। इलेक्ट्रॉन कहेगा कि हमको अलग कमरा चाहिए, क्या जाएगा क्या, नहीं। इसके लिए एक रूल बना है, उसको ऑफ बाउंड रूल कहते हैं। ऑफ बाउ, क्या है स्पेलिंग है इसकी, ऑफ बाउ रूल। ऑफ बाउ रूल में आगे देखेंगे उसको टेक्निकल डेफिनेशन जो भी हो, इसके यही है कि जो सबसे पहले जो लोएस्ट एनर्जी लेवल है ऑर्बिटल है वो सबसे पहले भर जाएंगे, और जब वो पूरी तरह भर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन अगले सबसेल में जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो, तो ये दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन 2s में न जा करके 1s में ही पेयर हो जाएगा,
पेयर्ड हो गया। इस पेयर होने के भी बहुत सिग्निफिकेंस है, पता है? ये क्या होगा? पेयर हो गया। ये डायमैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक होगा? ये हो जाएगा हीलियम, क्या होगी? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक एटम हो गया, ठीक है ना? जिसमें ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, है ना? तो हीलियम ने ऐसा बन गया। अब ये खाली रहेंगे, बाहर वाले खाली रहेंगे। ये कब की बात कर रहे हैं? जब ग्राउंड स्टेट में, जब अबाव नियम तब लागू होता है कि जबकि एटम्स आर इन ग्राउंड स्टेट, एटम्स आर इन ग्राउंड स्टेट, है ना? ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट में नहीं है। एक्साइटेड स्टेट में बात अलग हो जाएगी, लेकिन अभी उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ग्राउंड स्टेट में जानना चाहते हैं। तो ये है, तो ये देखो, ये दो खाली रहेगा, ये हीलियम ऐसे बन जाएगा। अगला क्या है? लिथियम है। लिथियम 3 है। अभी क्या होगा लिथियम का? सिंपल सा 1s। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आकर के हीलियम की तरफ भर गए, और इसमें अब अगला कहाँ जाएगा? अब 2s में चला गया, अकेले रहेगा, ठीक है ना? ये क्या कहते हैं? ये 1s लिथियम। अच्छा, ये जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, है ना? देखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिसाइड बैलेंस। बैलेंसी पढ़े होगे ना तुम लोग, हाई स्कूल में बैलेंसी पढ़े होगे, है ना? बैलेंसी ऑफ एटम। इसीलिए इसका देखो, लिथियम में अनपेयर्ड 1 है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी बैलेंसी 1। दूसरा अब आगे देखो, लिथियम के बाद अगला क्या आएगा? बेरिलियम आएगा। बेरिलियम 4 है ना? बेरिलियम के पास भी क्या है? यही हालत है। देखो 1s 2s 2p, यही ना? तो इसमें बेरिलियम के 4 ये एटम है, ये, और ये तो पेयर्ड हो गए, पहले 2 तो पेयर्ड हो गए, ठीक है ना? अब आगे ये 2 क्या है? ये चला जाएगा इसमें, है ना? और दूसरा जो है ये इस तरह से ग्राउंड स्टेट में बेरिलियम का 2s इलेक्ट्रॉन इस तरह से उसका अरेंजमेंट होगा, ठीक है ना? तो बेरिलियम का ये अरेंजमेंट ये रहेगा, ठीक है ना? आगे बेरिलियम के बाद अगला क्या? एल्यूमिनियम होगा 5। एल्यूमिनियम है 5, ठीक है ना? ये देखो एल्यूमिनियम के साथ क्या है? ये 1s 2s और 2p, ठीक है ना? एल्यूमिनियम का देखो, ये 2 तो पेयर्ड हो गए, ये भी 2 पेयर्ड हो गए, 5वें इलेक्ट्रॉन p में चला गया, ठीक? एल्यूमिनियम, फिर अगला एल्यूमिनियम के पास एक कुछ आएगा ना, कौन आएगा? कार्बन 6 कार्बन आएगा, और उसके बाद नाइट्रोजन आएगा। तो हम लोग, चलो ये यहाँ हम लोग, ये जगह है, यहाँ पर हम कर लेते हैं कार्बन 6। कार्बन 6 में क्या है? 1, और ये है p1। तो ये 1s 2s 2p, 3 ऑर्बिट है ना? तो इसमें देखो, एक तो ये पेयर्ड हो गया, अब ये ऐसा भी हो गया पेयर्ड, अब बच गया 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, ठीक है?
तो ये कार्बन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हो गए, ठीक है ना। आगे अब नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन 7 है, नाइट्रोजन 7, तो नाइट्रोजन की भी बात ऐसे देख क्या है, ये नाइट्रोजन है, ठीक है ना, 2s, ये 3 2p है, ठीक है। नाइट्रोजन का देखो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, ये भी पेयर हो गया, भर गया। अब कितने हैं, अब ये 3 और बचे हैं, 4 तो निकल गए, 7 ही थे, 4 निकल गए, तो ये सभी के सभी नाइट्रोजन ऐसे हो जाएंगे, ठीक है ना, इस तरह से बन जाएंगे। तो नाइट्रोजन 3 अनपेयर्ड रहेंगे। और आगे चल करके जब ऑक्सीजन आएगा, ओ यहाँ पर एक समस्या थी, ये तुम्हें ये पूछना चाहिए था कि ये जो कार्बन का जो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन है ना, लास्ट वाला, ये पहले वाले 2p में ही जाकर के क्यों नहीं पेयर हो गया, है ना। तो इसके लिए एक रूल होता है, उसका नाम है हुंड रूल। क्या होता है, हुंड्स रूल, हुंड्स रूल, ठीक है ना, इसको देखना। तो ये जो ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन का देख लेते हैं, फिर उसको बताते हैं हुंड रूल। वो 8 है, ऑक्सीजन में क्या है देखो, 1s 2s और 2p, ठीक है ना। तो 1s में देखो ये हो गया, ये हो गया, फिर ये आया, ये पहले तो तीनों भर जाएंगे एक एक में, उसके बाद यदि और इलेक्ट्रॉन होगा तो फिर इसमें पेयरिंग होगी, ठीक है ना। तो ये इसमें ये आता है हुंड रूल, हुंड रूल पढ़ लेते हैं। ये आबाव रूल जो छूट गया था ना, वो आबाव प्रिंसिपल क्या है, बिल्डिंग अप, बनाने का नियम, भरने का नियम। इन द ग्राउंड स्टेट द एटम the orbitals are filled in order to their increasing energy, है ना। तो इसमें ये कहना है कि इसको और क्लैरिफाई किया है, the electron first occupy the lowest energy orbital available to them and then enter into the higher energy orbital only after the lower energy orbitals are filled, है ना। जब लोअर एनर्जी लेवल जब पूरी तरह से भर जाएगी, तभी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, अगला इलेक्ट्रॉन यदि बचेगा तो, है ना। तो ये आबाव का रूल है। दूसरा रूल है, ये जो बिल्डिंग में पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ द 4 क्वांटम नंबर, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स भाषा प्रयोग कर रहा है कि चारों क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की समान नहीं हो सकते। देखो जब कोई ऑर्बिटल की बात करते हैं तो उसके 4 क्वांटम नंबर होंगे, कैसे, जैसे 1s हम लोगों ने शॉर्ट में कर दिया, लेकिन 1s का मतलब क्या है, देखो एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है, स्पिन उसका हाफ होगा, ये दूसरी 1 0 0 माइनस हाफ, एक दूसरी हाफ होगी, तो ना कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यदि होंगे, एक ऐसे भरा और एक ऐसे भरा, तो इनके चारों क्वांटम नंबर देखो अलग अलग है कि नहीं, अलग अलग है। तो ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, उसके 4 क्वांटम नंबर समान नहीं हो सकते, उनको अलग अलग रखना पड़ेगा। और यदि ऐसी स्थिति बनती है तो आप ये देखो 1 0 0 हाफ, और तो एक ऑर्बिटल के अंदर अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन में उसकी एक स्पिन अप होगी तो दूसरे की डाउन होगी, है ना, यदि 2 इलेक्ट्रॉन है तो,
ठीक है ना। ये है कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। चलो ठीक है, आगे गिनेंगे। ये अगला रूल जो पढ़ रहे हैं, हुन्स रूल। हुन्स रूल जैसे आप पीछे भरने में देखा था नाइट्रोजन के मामले में, है ना, या कार्बन के मामले में। कार्बन का जो पी लेवल है, ये 1s 2s 2p, यही ना। ये कार्बन C6 की बात कर रहे हैं। देखो इस कार्बन महाशय का क्या था, देखो पहला तो ये हुंड अप और रूल में ये और ये पेयरिंग भी हो जाएगा, ये पूरा भर जाएगा, है ना। तो हुंड रूल कहता है कि जब तक कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होती, शुरू नहीं होगी, जब तक कि वो सेम ऑर्बिटल, ये क्या कर रहा है कि पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल बिलोंग्स टू द सेम सबसेल। सेम सबसेल में पेयरिंग, यानी सबसेल में पेयरिंग नहीं शुरू होगी जब तक कि इसके सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन न हो जाए, है ना। ईच इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू दैट सबसेल, ठीक है ना। अब देखो इसमें ये भी है, ये भी सबसेल है और इलेक्ट्रॉन है भर गया, तो यहाँ पेयरिंग शुरू हो गई। 1s में भी हो गया, 2s में पेयर्ड हो गया, ठीक है। लेकिन अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, ठीक है ना, 4 + 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। अब ये क्या होगा, पहला इलेक्ट्रॉन तो बिना झिझक यहाँ पहुँच जाएगा। दूसरा वाला के पास 2 ऑप्शन है, या तो यहाँ पर पेयर करा दो और 2 को खाली रखो, या दूसरे में जाकर कहीं भर ले, है ना। तो हुंड कहते हैं, हुंड का रूल है, वो ये कहता है कि पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी जब तक कि सारे के सारे सबसेल के, जबकि किसी सबसेल के सारे ऑर्बिटल फिल न हो जाए। यहाँ देखो अभी ये खाली पड़ा है, अभी भी इसमें जाएगा। नाइट्रोजन लो, नाइट्रोजन 7, नाइट्रोजन 7 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है पी लेवल में, बाकी तो पीछे वैसे ही रहेगा। इसमें से एक ये आएगा और ये आएगा। ये तीनों अभी भी पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि अब जा करके यदि अगला कोई एटम होगा तब जाकर पेयरिंग होगी, क्योंकि अब वो 2p पूरी तरह भर गया है ना। अब ऑक्सीजन देखो वो 8, तो उसमें क्या होगा, ये जो लास्ट वाले में अब इसकी पेयरिंग शुरू होगी। यहाँ देखो ये और ये तो पेयर हो गया, बाकी इसमें एक एक रह जाएगा। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन 9, फ्लोरीन के लास्ट वाले में क्या बनेगा, देखो ये भर गया, ये भर गया, पेयर हो गया, ये भी भर गया, ये भी पेयर हो गया और ये बच गया। और इसके पीछे 2 ऑर्बिटल ऑक्युपाइड, ये देख, ये फ्लोरीन की हालत है। अब आगे आएगा नियन, नियन क्या होगा, नियन 8 हो गया। नियन में क्या होगा, ये क्या है, 1s है, फिर 2s है, फिर ये देखो आपने नियन भर दिया, एक भर गया। नियन में 8 है, लेकिन अभी भी 3 पड़े हुए हैं, तो तीनों इसमें पेयर हो गया। अब नियन ये भर गया, 2p पूरी तरह से भर गया, 2s। तो इसको एक लिखने का तरीका नियन का बता देते हैं। नियन को लिखते हैं 1s, और जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं घात के रूप में बताते हैं, 2s2, मैंने 2s में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, पूरा भर गया है। और 2p में नियन में 8 है, 8 भर गया, तो ये 8 फिल हो गया। ये नियन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप ये इस तरह से समझोगे, ठीक है ना। ठीक है, अब नियन के बाद आगे कुछ होगा। हम लोग इलेक्ट्रॉन
एटम के अंदर एक्चुअल इलेक्ट्रॉन भरने की प्रक्रिया का स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो रूल था, रूल के हिसाब से जो देखा हम लोगों ने 2p इलेक्ट्रॉन तक भरने के लिए नियन में हम लोगों ने देखा था। नियन तक हम लोग देख चुके हैं कि ये नियन ने क्या क्या, नियन का स्ट्रक्चर हो गया 1s पर 2, 2s2 और 2p पे 6 हो गया, है ना। नियन की ये स्थिति बनी, ये 2p भर गया। अब जहाँ तक 3s भरने का नंबर आ रहा है, अगला ऑर्बिटल ये पड़ा है ना सबसे लो, तो 3s भरेगा, वो उसका नंबर आएगा 3s का। ठीक है ना। तो नियम के बाद ये सोडियम आ जाएगा, है ना। सोडियम का आएगा देखो 1s2, 2s2, 2p6, तो ये नियन स्ट्रक्चर इसने बना दिया। अब आया 3s1, ये सोडियम बन गया। सोडियम के 11, 8, 10 हो गया, ये 10 थे, ये 11 वाला है ना। सोडियम 3s1। सोडियम के बाद क्या होता है, मैग्नीशियम होगा। मैग्नीशियम में ये स्ट्रक्चर होगा 3s2। ठीक है ना। मैग्नीशियम भर गया 3s, क्या ये देखो 3s पूरा भर गया। अब आगे जो इलेक्ट्रॉन आएगा अगला, मैग्नीशियम के बाद अगला जो भी आएगा कौन आता है, तो जो भी है पीरियोडिक टेबल में देखेंगे। तो ये जो है 3s भर गया, अब वो 3p में जाएगा, है ना। 3p में गया, बिल्कुल सही बात है। 3p भी जब भर जाएगा ये आर्गन बन जाएगा जो आर्गन हो जाएगा 18। ठीक है ना। तो देखो 1s2 भर जाएगा, 2s2 हो गया, 2p6 भर गया, ये 10 तो ये निपट गए, है ना। p और उसके बाद 3s2 हो गया, इसमें कितने 10 ही गए ना, 18 होगा आर्गन का। और हो गया 3p हो गया 6, है ना। ये आर्गन स्ट्रक्चर है। तो यहाँ तो आर्गन भर गया, ठीक है ना। आर्गन तक ये पूरा रूल के हिसाब गया। ये कहाँ तक पहुँचे हम लोग, ये यहाँ पर, यहाँ तक फिल गया। अब आगे बात आएगा, आर्गन के बाद 19 नंबर का होता है, शायद पोटेशियम है। ये पोटेशियम है 19 पे, ठीक है ना। अब ये पोटेशियम वहाँ से कोई डी में क्यों नहीं गया, इस पोटेशियम को 3d में जाने के बजाय वो इलेक्ट्रॉन 4s में चला जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो है आर्गन स्ट्रक्चर तो इसने बना ही लेगा 19, जिस तरह से ये आर्गन ने बना लिया, इस अरेंजमेंट को हम कहेंगे आर्गन। ठीक है ना। 3p, अब आर्गन भर गया, अब आ जाएगा 4s1, ये इनका स्ट्रक्चर बनेगा, है ना। इस तरह का पोटेशियम का होगा। ठीक है ना। अब ये 3d खाली रहा, इसका असर पड़ेगा यहाँ, यहाँ देखो, यहाँ पहली लाइन जा रही है, देखो n = 1 की। ये पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना। इसमें पहली लाइन में हाइड्रोजन है और हीलियम है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ये n = 2 फिर वाले वो है एटम है, लिथियम, बेरिलियम, बेरियम, कार्बन, सोडियम, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, और ये नियन है। ठीक है ना। नियन का स्ट्रक्चर क्या है, 2p6 और 2s2। मैंने ये देखो इसके एक्सटर्नल n = 2 में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम है इसके, लेकिन ये n = 2 पूरी तरह फील्ड है, कंप्लीट फील्ड है। ये भी क्या हो गया, ये कंप्लीट फील्ड हो गया। ठीक है ना। आर्गन में भी अभी आर्गन का भी देखा, n = 3 में सोडियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन
ये है फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, है ना। ये जो बनना है इसका जो है देखो 3p6 है और 3s2 है। ये इसका स्ट्रक्चर है आर्गन का। ये है ना बाहरी कक्षा में 3 का। तो यहाँ बन गया, लेकिन इसके बाद 3D का नंबर आना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन 3D आया नहीं। उसके लिए ये देखो, ये कैल्शियम और ये पोटेशियम और कैल्शियम 4s वाले हैं। ये क्या है 4s पहले भर गया। और ये जो बात है स्कैंडियम से लेकर के और ये जिंक तक ये जो बन गए, ये जो है ये 3D है, 3D वाले, ठीक है ना। 3D बाद में भरा, इसलिए ये देखो ये चौथे पीरियड में आ रहा। पहले ये इसको आना चाहिए तीसरे पीरियड में, लेकिन ना आकर के ये चौथे पीरियड में आएगा, ठीक है ना। अब इनका स्ट्रक्चर देखो, जैसे हम लोग क्रोमियम का पढ़ते हैं, क्रोमियम 24 है। ये देखो अभी आर्गन में कितने हो गए, 20 हो गए ना, आर्गन में 18 हो गए। चलो ठीक है, आर्गन अरेंजमेंट देखो। अब ये क्रोमियम 24 है, क्रोमियम 24 है, 24 था ना, क्रोमियम 24 है, ठीक है। क्रोमियम 24 की बात करते हैं। तो देखो ये जैसे पीछे वाली अरेंजमेंट है, यहाँ पर ये आर्गन स्टेट आर्गन हो जाएगा ना, आर्गन जैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग आर्गन कर देते हैं। आर्गन जैसे ये आर्गन का जो स्ट्रक्चर है ना, वो उस तरह का स्ट्रक्चर इसने बना लिया। फिर उसके आगे वाली बात है, इसके पास कितना बच गया 18, 8 से 14, इसमें मतलब 8 इलेक्ट्रॉन अभी और बचे हैं। तो इसके पास 4s ऑर्बिटल बचा है और 3d बचा है, ठीक है ना। इसमें तो 4s में 2 भर जाएंगे क्रोमियम में। अब कितना बच गया, ये इसमें तो 18 चले गए, है ना, तो 20 निकल गए। अब ये हो गया 4। तो d वाले अब जरा देखो, d के तुम्हारे ऑर्बिटल हैं 5, d के ये 5 ऑर्बिटल है, ठीक है ना। ये है ना, तो ये 20 हो गया, ये 24 से 4, तो हाँ ये यहाँ पर ये ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर ये देखो क्रोमियम में ये 4 है, तो कायदे से क्या होगा, क्रोमियम का एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, 4 ये है ना। और ये क्या है 3D हो गया, 3D 4 अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। ये होना चाहिए। और हर जगह होता है ये क्रोमियम के पहले, जैसे मान लो वो कौन है, क्रोमियम के पहले कौन है, ये वेनेडियम है, वेनेडियम है 23 वाला, और ये टाइटेनियम है ना। इनका स्ट्रक्चर क्या है देखो, ये वेनेडियम 23 है ना, और टाइटेनियम 22, ठीक है ना। तो ये वेनेडियम का स्ट्रक्चर बेसिकली यही है, Ar8 18 और 4s2, और इसके बाद 20 हो गया, और 20 से 3 है, तो बस इस 5 ऑर्बिटल में बस 3 भर जाएंगे। देखो ये 3 भर जाएंगे, 2 खाली रह जाएगा, मैंने ये 3D पर 2 3 रहेगा, ठीक है ना। यही रहता है टाइटेनियम में भी, टाइटेनियम 22 है, तो इसमें टाइटेनियम में ये स्ट्रक्चर रह करके और 3D2 हो जाएगा, है ना। लेकिन ये क्रोमियम अपवाद है, ये जो है ये जो क्रोमियम है ना, क्रोमियम में ये अपवाद होता है, ठीक है ना। ये अपवाद क्या है, और इसके लिए एक स्पेशल रूल है तुम्हारे पास।
उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी क्रोमियम का ये वाला स्ट्रक्चर ना हो करके क्रोमियम का असली स्ट्रक्चर होता है Cr24, तो Ar, ये 18 तो निपट गया इसमें, ठीक है। अब 4s में ये एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है और ये 3d में ये एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाता है। एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, भर जाता है, ठीक है ना। तो इसमें 3d5 हो जाता है। समझ में आया क्या? ऐसा स्टेज क्यों होता है? इसके रीजन हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। वजह क्या है? वजह बेसिक वजह है कि ये सिमेट्रिकल हो जाता है। इसका अरेंजमेंट क्या है? सिमेट्रिकल हो जाता है। और ये 3d और 4s ऑर्बिटल जो है बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ना। इनकी एनर्जी लेवल ऐसे है और इनका जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो इनका एनर्जी लेवल वैसे डाउन हो जाता है। डाउन होने के कारण अपन पढ़ेंगे, लेकिन ये क्रोमियम एक स्पेशल है। यहाँ क्रोमियम स्पेशल है और ऐसी हालत होती है कि ये 3d ये 4d वाले में भी ऐसा ही होता है, देखो। और एक चलो ठीक है, ये देखते हैं। यहाँ पर हमने क्रोमियम का देखा, क्रोमियम का ऐसा 3d5 और 4s1 है ना। ये अपवाद है, बाकी सब नियम के आधार पर बनेगा। इसी तरह ये जिंक है। जिंक क्या होगा? वो 4s1 है और 3d10 हो जाएगा। ये जिंक का ये जिंक में ये अपवाद है यहाँ पर। और ये जो है ये यहाँ पर क्या होगा कि डी ऑर्बिटल पूरी तरह भर जाता है ना। जिंक में डी ऑर्बिटल पूरी तरह से भर गया और ये जो 4s वाला जो इलेक्ट्रॉन था एक डी ऑर्बिटल में मूव कर गया, ठीक है ना। अब इसका स्ट्रक्चर 4s1 होगा, है ना। बिल्कुल ये कापर का 4s2, ठीक है, और 3d ये कापर का 29 होता है ना। कापर का देखना स्ट्रक्चर क्या बनेगा? कापर का 29 है ना। तो आर्गन स्ट्रक्चर तो बन गया, ये 18 निकट गया, ये 4s पर 2 चला गया, ठीक है। अब ये 3d आ गया। 3d में कितने बच गए? 3d में नहीं, जिंक का, हाँ 3d में 4s हो गया तो इसका स्ट्रक्चर कायदे से 20, इसमें 9 होना चाहिए ना ऐसे, लेकिन ये 9 होकर के इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। आर्गन स्ट्रक्चर ठीक है, ये 18 रहेगा, 4s1 हो जाता है और 3d10 हो जाता है। ये कापर इस तरह का सिमेट्रिकल होता है। कापर में ये अपवाद होगा, जिंक में तो 4s2 ही रहेगा और 10d रहेगा, तो इसका तो नियम के अनुसार रहेगा, है ना। तो ये जिंक में नहीं अपवाद होगा, ये कापर में होगा, ऐसा सुधारना होगा। कापर के साथ है, सिल्वर के साथ है, ये आयरन के साथ है ना, ये सोना है इसके साथ है। बाकी इनकी प्रॉपर्टी किसी ने स्टडी किया कि नहीं पता नहीं, है ना। ये इनकी आरजी के बारे में हम नहीं कह रहे हैं कुछ, ये आगे चल कर के जब ये एफ ब्लॉक पढ़ोगे या डी ब्लॉक तब उसमें वो पढ़ना। लेकिन ये कापर, सिल्वर, आयरन है ना, इनके साथ ये है, ये स्ट्रक्चर जो है ये इस तरह बन जाता है। उसी तरह क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन है ना, इनका स्ट्रक्चर होता है 4s1 3d5, ठीक है ना। अब ये ऐसा क्यों होता है? बाकी सब अपने नियम के अनुसार बनते हैं, ठीक है ना। और ये जो एनर्जी लेवल वाला ये जो रूल है, ये रूल हमेशा सभी पर लागू होगा।
अब इस पर डिस्कस करना है वजह कि आखिर ऐसा होता क्यों है ना। इसके ये बोलते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सब्सटेंस। एक्चुअली ये डीप लॉक पर लागू हो रहा है ना। ये किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने किया कॉपर, क्रोमियम, क्रोमियम का स्ट्रक्चर हो गया आर्गन 18 ठीक है, क्रोमियम 24 है ना, आर्गन 4s1 और 3d5 है ना। इसमें क्या है कि इसमें देखो ये डी इलेक्ट्रॉन सब में एक एक भर गए, एक एक ये फिल हो गए। इससे क्या है डी जो है सिमेट्रिकल हो गया, ठीक है ना। डी क्या है, इनका अरेंजमेंट सिमेट्रिकल हो गया। तो अब ये देखो क्या है, इनका कहना क्या है, इसी तरह से सिमेट्रिक सिचुएशन इसमें भी होती है। कॉपर 29 में ये क्या होगा, ये 18 हो गया, 4s1 और 3d10 है ना। इसमें क्या होगा, कॉपर ने डी को पूरी तरह से कंप्लीटली फिल कर दिया और अपना सिमेट्रिकल अरेंजमेंट बना दिया ऐसे। ये कॉपर का ये बन गया और एक 4s1 कर लिया, ठीक है ना। और ये कॉपर का जो ये स्टेज है ना काफी स्टेबल है, ठीक है ना। कॉपर की ये जो स्टेट है ये काफी स्टेबल है और उसी तरह क्रोमियम की ये स्टेट काफी स्टेबल है, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, तो देखो ये एटम है, एटम का न्यूक्लियस है, उसके पीछे ये इलेक्ट्रॉन है, बाकी इलेक्ट्रॉन जो है अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है पूरे के ये इलेक्ट्रॉन्स है अंदर इस बाउंड्री के अंदर। ये इलेक्ट्रॉन तो इनको इस न्यूक्लियस को जेड न्यूक्लियस का जेड प्रोटॉन है, तो इसको पूरी तरह से ओवरलैप किया है, इसको मतलब ढका हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है ना, बाहर वाली ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन यदि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में भी एक दूसरे का विरोध करेंगे, दूसरे को रिपेल करते हैं। ये जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है ना ये आपस में भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं और फिर उसके बाद ये शील्ड भी करते हैं, न्यूक्लियस को ढकते भी है, ढकेगा ना। अरे यदि मान लो इलेक्ट्रॉन किसी ने कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया बाकी अंदर है, तो इस जेड वाले को तो जेड को तो ढक ही लेगा ना, कम ही करेगा। इस आदमी के पास इस वाले इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी जेड जो है यानी इफेक्टिव जेड या जिसको ये कहो कि पॉजिटिव चार्ज का जो इफेक्ट इसको दिखेगा ये कम ही दिखेगा, क्योंकि ये जो है रिपेल करेंगे, रिपल्सन हावी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो सभी एक जैसे हो जाएंगे। तो इसमें क्या है, इनकी शील्डिंग इफेक्ट, ढकने का जो प्रभाव है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को ढक लेता है, ढकने की वजह से इफेक्टिव चार्ज कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये शील्डिंग जो होती है स्मॉल हो जाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वेव जो है एक जैसे व्यवस्था में आ जाएंगे और सभी का एक जैसे इसको इनका वेव फंक्शन एक दूसरे को ओवरलैप करके सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, है ना। तो सिमेट्रिकल होने से उनकी शील्डिंग कम हो जाएगी, ठीक। दूसरी, जब सिमेट्रिकल जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, इफेक्टिव जेड कम हो जाएगा, ठीक, बढ़ जाएगा, तो फिर इनका अट्रैक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा, तो ये न्यूक्लियस से और ज़्यादा टाइटली बांध हो जाएंगे और आपसी रिपल्सन इनका कम हो जाएगा। तो कूलम्बिक रिपल्सन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि सभी एक जैसे हो जाएंगे, सभी के अरेंजमेंट एक तरह का सिमेट्रिकल हो गया, सारे के सारे एटम डी वाले एक जैसे हो गए, तो इनकी कूलम्बिक एनर्जी रिपल्सन एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। वजह क्या,
एक इलेक्ट्रॉन आपस में जो एक दूसरे को रिपल्स करके उनकी एनर्जी खर्च कर रहे थे वो एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है ना। वो रिपल्सन की बर्बादी कम हो जाएगी, उसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। और एक चौथा रीज़न ये क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट है, ये तुम लोग समझोगे नहीं लेकिन बस इसका नाम याद रखो। इसको कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी। क्या कहते हैं? एक्सचेंज एनर्जी। वेव फंक्शन जो होता है ना, वेव फंक्शन जब ओवरलैप करते हैं, ठीक है ना, तो उससे एनर्जी थोड़ी सी कम होती है। इसको एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं क्योंकि एटम जो है एक दूसरे में इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है और ये भी है, इन इलेक्ट्रॉनों को आपस में अलग करना मुश्किल हो जाता है, तो ये सभी एक दूसरे को एक्सचेंज करते रहते हैं, दोनों के स्टेट को एक्सचेंज करते हैं। तो एक्सचेंज एनर्जी ये जो है क्वांटम मैकेनिकल कांस्टेंट है, ये हमेशा रियल एनर्जी को कम करती है। रियल एनर्जी को कम करने का मतलब इलेक्ट्रॉन से मान लो हम उम्मीद करते थे कि इतनी ऊंचाई पर है, अब वो एनर्जी कम होने से इलेक्ट्रॉन और टाइटली बाउंड हो जाएगा और जिसकी वजह से ये जो है एटम ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। किसी एटम की एनर्जी जितनी कम रहेगी वो एटम उतनी टाइटली बाउंड होगा, उतनी अच्छे से स्टेबल होगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो कम्प्लीटली और हाफ फिल्ड है ना, चाहे वो हाफ फील्ड हो या कम्प्लीटली डी फील्ड है ना, ये D10 वाले जो होते हैं जो कंप्लीट फील्ड है, हाफ फील्ड जो D5 एलिमेंट है वो मोर स्टेबल होता है। इसीलिए एटम जो है मोर स्टेबल स्टेज में जाने के लिए अपना 4s1 की तरह से बिहेव करने लगते हैं, है ना। वो इलेक्ट्रॉन जो है 4s2 का पेयरिंग खत्म होकर के एक इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर जाता है डी ऑर्बिटल में, ठीक है ना। तो ये स्टेबल होने का वजह क्या है, ये इतनी, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा टॉपिक रहता है। और ये देखो जो इलेक्ट्रॉन दो तरह के इलेक्ट्रॉन का बनेगा, एक तो कोर इलेक्ट्रॉन और बैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसको जरा समझ लेते हैं क्या है। देखो कोर इलेक्ट्रॉन उनको कहते हैं क्या नाम दिया है, the electron that are added to the electronic shell with the highest principal quantum number. हम लोग ये कोर और बैलेंस इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा समझ लेते हैं, वो चर्चा में आता रहता है। ये देखो ये क्रोमियम वाला अभी देखा ना, क्रोमियम का जो आउटर मोस्ट सेल है ना, जो आउटर मोस्ट सेल है ना, को बैलेंस सेल कहते हैं। बैलेंस सेल, ये आउटर मोस्ट सेल की बात कर रहे हैं। सेल मैंने क्वांटम नंबर है, तो उसको बोलते हैं बैलेंस। और आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे ये देखो 4s1, यहाँ बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 4 में 1 है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो कि बैलेंस से हमेशा 1 हो, ठीक है। ऐसे भी पीछे भी देखते हैं। और दूसरा बाकी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं है ना, मतलब नॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन, नॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, है ना। मतलब ये कि बैलेंस वाला जो सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट सेल है ना, जो आउटर मोस्ट सेल है, जगह नहीं है, ये हम लोग समझते थे कि कोर और बैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अंदर वाली है और ये सबसे बाहर वाला है ना, तो बाहर वाला n आउटर मोस्ट, ठीक है ना। इस वाले सेल को बैलेंस कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन
वैलेंसी, इस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो वैलेंसी में या केमिकल प्रॉपर्टी में भाग लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये कोर है, ये जो है न्यूक्लियस और प्लस ये सारे मिलकर के कोर कहलाते हैं। और कोर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, उसको कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो ये हमारे ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी के दिए हुए हैं। ये तुमको एट रैंडम पूछते हैं। नियम तो हमने जो बात चर्चा किया है सिर्फ उतनी ही है। अब आप क्या करो कि इसमें कोई भी रैंडम ले लो, है ना, और सबका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर अपने मन से बनाओ, है ना। और तुमको ये कॉन्फिडेंट हो जाना चाहिए कि कोई भी मिल जाए, कोई भी आइटम, तो जिससे आप उसे वो कर सकते हो, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके आधार पर बना सको। ठीक है, ये जो दूसरे हैं कुल मिला के 111 का इसमें तुम्हारे एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ है। एक एक करके सबको लो और वो देखो तुम्हारा स्ट्रक्चर इस तरह से आ रहा है तो सही है, नहीं तो कहीं गलती है, तो फिर समझो और इसको बनाओ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एटॉमिक स्ट्रक्चर में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, और वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहिए। इस पर कुछ अप्लाइड सवाल के लिए एक अगला वीडियो हम इस पर लेंगे। ठीक है ना, ये जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके ऊपर यदि कोई सवाल बनता होगा तो उस पर हम लोग क्वेश्चंस का एक वीडियो लेंगे, बनाएंगे और फिर उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप प्रैक्टिस करो और मेहनत करो। ये मामला इतना कठिन नहीं है, बस वो सिंपल है। एक बार समझ में आ गया तो फिर कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।